चलो दोस्त, गुड इवनिंग और वेलकम टू माय चैनल केकेजी क्लासेस। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ 100 सेलेक्टेड टॉप 100 वीवीएस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्लास 12 की बायोलॉजी है। इसी प्रकार से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश टोटल का आपको 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। देखो मेरे दोस्त, आप बोलोगे कि सर 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हो, क्या इसमें से एग्जाम में आएंगे? आपके डाउट ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मेरे दोस्त। तो आपको मैं बता दूं, आप सोचो एक बार 10 क्वेश्चन आपको याद करवा दिया जाए सेलेक्ट करके। किसी एक चैप्टर का 10 क्वेश्चन, कोई भी एक चैप्टर का, क्योंकि कोई भी चैप्टर का बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर उठा ले, उसमें अगर ज्यादा खिंचाएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनता है। और उसी से आप हरदम एग्जाम पूछता है, उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है पूछेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन याद करते हो तो उसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल आ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर हम 100 क्वेश्चन 10 गुने 10 याद कर लेंगे तो इसमें 10 हो जाएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन इजी तरीका से आपको यहाँ से आ जाएंगे 100 क्वेश्चन में से। और आपको 10 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। आप सोचो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, उसमें से मात्र 10 क्वेश्चन का जवाब देना है। और फुल्ली एनसीईआरटी बुक का गेसिंग क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जाकर जरूर देखने के प्रयास कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में आपको पूरा सीरियल वाइज मिल जाएंगे। पार्ट 1 आने के लेक्चर 1 2 3 करके इस प्रकार से, ठीक है ना। सबका लेक्चर ए टू जेड बन रहा है धीरे धीरे, और पूरे 15 से 20 दिन के अंदर पूरे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपका रिवीजन 100% कराएंगे। और टेस्ट देने के लिए केकेजी क्लासेस के आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो आपको नीचे दिख रहा है, केकेजी www.kkgclasses.com, ठीक है ना, जिस पर जा सकते हैं। डायरेक्ट आप केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा तो वहां पे आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर नीचे दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का क्या रहेगा, क्योंकि आपको इससे पहले 10 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, 11 नंबर क्वेश्चन जो होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वृषण और अंडाशय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। वृषण और अंडाशय में अंतर क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वृषण और अंडाशय, इसमें अंतर क्या है? तो वृषण और अंडाशय में अंतर की बात करें तो वृषण में अंतर क्या है? देखिए, वृषण क्या होता है, ये शुक्राणुओं को उत्पन्न तथा नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर कहा गया कि वृषण और शुक्राणु, वृषण और अंडाशय। तो वृषण की बात करें तो यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु बनता है। और आप समझ सकते हो वृषण क्या होता है, यह वृषण बेसिकली नर का होता है, नर में पाया जाता है, यह स्त्री में नहीं होता है, ठीक है ना। तो वृषण जो होता है नर में, जहां पे शुक्राणु बनता है। और टोटल शुक्राणु कितने होते हैं, 46 होते हैं। आपको पता ही होगा 46 टोटल क्रोमोसोम शुक्राणु होते हैं। यह शुक्राणुओं की उत्पत्ति करता है। शुक्राणु की उत्पत्ति तथा नरलिंग हार्मोन, नर के पास होता है, नारी के पास नहीं। नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? टेस्टोस्टेरोन द्वारा स्रावित होता है, उसे हम वृषण कहते हैं, ठीक है। अब बात करें अंडाशय। अंडाशय पुरुष के पास नहीं होता, महिलाएं में होती है। यह अंडों की उत्पत्ति तथा यह मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजोन्स को स्रावित करता है। मेरे दोस्त सिंपल समझो, यहाँ पे क्या है, अंडाशय जो है यह अंडों के उत्पत्ति तथा यह मादा लिंग हार्मोन, मादा जो भी लिंग हार्मोन है उसको क्या करता है, एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है। यह इसके लिए क्या कहता है, अंडाशय कहलाता है। ये क्वेश्चन देख सकते हो, पूछ भी चुका है 2009 के एग्जाम में। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डेली दिया जाता है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो मेरे दोस्त, दो दो क्वेश्चन 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन ना। अच्छा, दो क्वेश्चन हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। दो दो क्वेश्चन हो गया 11 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रांसजेनिक जंतुओं से आप क्या समझते हैं? तो ट्रांसजेनिक जंतुओं से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त, एक तो ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, 11 क्वेश्चन दो हो गया, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन से मेन मतलब होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं से आप क्या समझते हैं? देखिए, ट्रांसजेनिक जंतुओं की लाभ क्या है, क्या क्या लाभ है। देखिए, ट्रांसजेनिक शुगर से हमें शरीर के लिए यहाँ पे स्पीयर स्पीयर पार्ट्स प्राप्त होते हैं। किससे? स्पीयर पार्ट्स प्राप्त होते हैं। किससे? ट्रांसजेनिक शुगर से। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं से क्या क्या लाभ होता है, तो याद रखना, ट्रांसजेनिक शुगर से हमारे शरीर के लिए क्या होता है प्राप्त, याद रखना, स्पीयर पार्ट्स प्राप्त होते हैं। पार्ट मतलब बॉडी होता है, पार्ट पार्ट नहीं होता है, प्राप्त होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांसजेनिक जंतु से ह्यूमन सेल लाइन प्राप्त कर अनुवांशिकी रोग जैसे हीमोफीलिया हीमोफीलिया आदि का उपचार संभव है। सिंपल मेरे दोस्त क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे ट्रांसजेनिक जंतुओं से लाभ क्या है, तो ट्रांसजेनिक जंतु से सबसे पहले हमारे शरीर के स्पीयर पार्ट्स को प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, ट्रांसजेनिक जंतुओं से हमारा
ह्यूमन सेल लाइन प्राप्त कर सकते हैं, ह्यूमन सेल लाइन प्राप्त कर सकते हैं, साथ में प्राप्त करके क्या कर सकते हैं, आनुवांशिकी रोग जैसे हीमोफीलिया का उपचार कर सकते हैं। अनुवांशिकी रोग जिसे हीमोफीलिया है उसका उपचार हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो ट्रांसजेनिक जंतु के माध्यम से आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके सामने देखो 2012 और 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रहे टोटल आपको 500 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन, यह सीरीज आप अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। और यह एक सब्जेक्ट में केवल बायोलॉजी का इतना मिलेगा, फिर आप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, ए टू जेड आपके व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। नंबर आपको नीचे भी दिख रहा है, कंटेक्ट कर सकते हो, या यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को रक्त स्राव रोग क्यों कहा जाता है। देखो हीमोफोलिया का रक्तस्राव रोग क्यों कहा जाता है। देखो हीमोफोलिया एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त क्या होता है, काफी बहने लगता है, और रक्त को रोकना बहुत ज्यादा क्या होता है, कठिन हो जाता है, रक्त नहीं रुक पाता, रक्त के बहने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए हीमोफीलिया का रक्तस्राव रोग कहा जाता है। समझ गए। देखो हीमोफोलिया का रक्तस्राव रोग कहा जाता है क्योंकि, यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिफिनेशन ही आपका है क्वेश्चन वाला। क्योंकि इसमें क्या, इससे ग्रसित व्यक्ति, जो भी हमारा व्यक्ति अगर हीमोफीलिया जिसको हो गया, तो हीमोफीलिया से जो भी ग्रसित व्यक्ति है, उससे प्रभावित व्यक्ति है, क्या होगा, केवल एक ही दोषी जीन होता है, उसमें केवल एक दोषी जीन पाया जाता है। ठीक है ना, एक दोषी जीन पाया जाता है। और इन लोगों में साधारण कटने पर, मतलब सिंपल अगर थोड़ा भी कट गया ना, तो इतना ज्यादा ब्लडिंग होना शुरू हो जाएगा, इतना ज्यादा खून बहना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, खून बहते बहते उसकी मृत्यु तक हो जाती है। तो क्या होगा, इन लोगों में साधारणतः कटने पर भी रक्त बहने लगता है, बहने लगता है, और रक्त निकलने पर इसकी मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहा जाता है। क्यों, इसका रीजन मेन है क्या, क्योंकि इसमें केवल एक जीन, केवल एक ही दोषी जीन पाया जाता है। तो मेरे दोस्त क्या है, हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहा जाता है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि जो इससे ग्रसित व्यक्ति, यानी कि हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति के, ग्रसित व्यक्ति में केवल एक जीन, एक ही जीन पाया जाता है। और इसके अगर इस व्यक्ति और इसका जो ग्रसित व्यक्ति है, इसको साधारण कटने पर भी रक्त का बहाव शुरू हो जाता है, रक्त निकलने लगता है, रक्त निकलने से इसकी मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए हीमोफीलिया को रक्तस्राव रोग कहा जाता है। अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो, या मेन डिफिनेशन ये पूरा छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु जनित किन्हीं चार प्रतिजैविक, जीवाणु जनित किन्हीं चार प्रतिजैविक का नाम लिखिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रतिजैविक क्या है आपके पास, जीवाणु जनित, याद रखना आप ये सिफ्लोस्पोरिन, क्या है, सिफ्लोस्पोरिन। तो सिफ्लोस्पोरिन हमारा जीवाणु जनित हमारा क्या है, एक प्रकार का प्रतिजैविक है। साथ में बात करें पॉलीपोरिन, पॉलीपोरिन भी हमारा क्या है, जीवाणु जनित क्या है, प्रतिजैविक है। ठीक है ना, साथ में थायरोक्सिसिन, थायरोक्सिसिन भी क्या है, जीवाणु जनित हमारा जीवाणु है, जीवाणु जनित हमारा क्या प्रतिजैविक है। थर्ड में फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, सप्टिलीन जीवाणु, सप्टिलीन जीवाणु हमारा क्या प्रतिजैविक है, किसका, जीवाणु जनित का। तो याद रखना जीवाणु जनित किन्हीं चार प्रतिजैविक कौन कौन सा है, तो याद रखना यहाँ पे सिफ्लोस्पोरिन, पॉलीपोरिन, थायरोक्सिसिन और यहाँ पे सप्टिलीन जीवाणु, ये बेसिकली चार हमारे जीवाणु जनित किन्हीं चार प्रतिजैविक है जो आपके सामने है। और ये क्वेश्चन आपके सामने देखो पूछ भी चुका है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है, और एक लाइक और एक शेयर आप कीजिए मेरे, प्लीज आप जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चार यौन संचालित रोग का नाम बताइए। कोई ऐसा रोग बताइए जो चार यौन, मतलब यौन सेक्सुअल संबंधित रोग होना चाहिए, किस, सेक्सुअल संबंधित रोग हो, तथा उसके कारण रोगाणुओं का नाम बताइए। अगर रोग तो बता दीजिएगा, रोग तो जैसे कि एड्स हुआ, यहाँ पे हार्पिस हुआ, सिफिलिस हुआ, गोनेरिया हुआ, ये सब क्या है, यौन संचालित रोग है, एन के द्वारा फैलता है। अगर इस व्यक्ति, अगर इससे इससे ग्रसित अगर कोई व्यक्ति, उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उससे फैल जाता है आपको, तो इसका किस माध्यम से होता है, ये भी पूछ दिया भाई, कि चार तो यौन संचालित रोग का नाम लिख दीजिए, लेकिन ये किससे उत्पन्न होता है, ये भी पूछ रहा है साथ में। ठीक है, तो चार यौन संचालित रोग कौन कौन सा है, एड्स सबसे ज्यादा फेमस है, सब कोई जानता है, हर्पीस है, आप सिफिलिस है, उसका गोनेरिया, ये चार हमारा यौन संचालित रोग है। लेकिन ये किससे उत्पन्न होता है, चलो देखते हैं। तो जो एड्स होता है, एक जीवाणु का नाम है क्या, ह्यूमन, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिसी वायरस, एक प्रकार का जीवाणु वायरस है, जिसके माध्यम से एड्स होता है। तो याद रखिएगा, यह वायरस का नाम याद रखिए, ह्यूमन इम्यूनो
यहाँ पे डिफेंसिएसी वायरस से एड्स होता है, ठीक है ना। सेकेंड है हमारा यहाँ पे हार्पिस। हार्पिस जो होता है सिंप्लेक्स वायरस से होता है, सिंप्लेक्स वायरस होता है जिससे हार्पिस फैलता है, ठीक है ना। उसका यहाँ पे सिफिलिस, ये बेसिकली होता है ट्रोपोनेमा 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 पोलिडियम बैक्टीरिया से सिफिलिस होता है। गोनेरिया की बात करते हैं, गोनेरिया हमारा होता है निशेरिया गोनेरी बैक्टीरिया से हमारा गोनेरिया फैलता है। तो याद रखना ये चार काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इंग्लिश में भी नीचे देख सकते हो बगल में, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बनने के प्रयास करते हैं, फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यह 100 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण बनने वाला है, क्योंकि मैं हर साल दे रहा हूँ, 2018 से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ और हर साल मैं 400 ऑब्जेक्टिव 100 शॉर्ट क्वेश्चन 20 लॉन्ग क्वेश्चन देता हूँ सेलेक्ट करके, और हर साल मैं न्यू अपडेट करके बनाता हूँ हर साल। इस बार के लिए आपके एग्जाम के लिए पीडीएफ बन चुका है, लेने के प्रयास कीजिएगा, नंबर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे डीएनए प्राकृतिक के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइम का नाम लिखे तथा प्रत्येक का एक कार्य बताइए। देखिए दो एंजाइम का नाम बताना है, ठीक है ना, कि डीएनए प्राकृतिक के लिए आवश्यक किन्हीं दो एंजाइम का नाम बताना है। आवश्यक किन्हीं, सबसे पहला क्या है आपके पास, पॉलीमरेज और लाइकेज, दो एंजाइम है आपका जो आपसे पूछा गया, बता दिया मैंने। डीएनए प्राकृतिक के लिए पहला बार डीएनए प्राकृतिक की बात किया गया, कोई भी डीएनए का नाम मत लिख देना। डीएनए प्राकृतिक के लिए आवश्यक दो एंजाइम का नाम बताइए, जो हमारा पॉलीमरेज और क्या है हमारा लाइकेज, ठीक है। दो एंजाइम हो गया, ठीक है ना, दो एंजाइम आपको हो गया, ठीक है। इसमें इसकी कार्य बताना है, तो चलो कार्य बताते हैं। इसकी क्या आपको कार्य बताना है तथा प्रत्येक का एक कार्य बताइए। तो सबसे पहला कार्य क्या है, तो देखो पहला कार्य, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर आकृति बना लेता है, आकृति बना लेता है। डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके आकृति बनाया जा सकता है, आकृति जो मूर्ति होता है उसको बनाया जा सकता है डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके, ठीक है ना, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करके, पॉलीमरेज। चलिए तो इसका उपयोग तो हो गया पॉलीमरेज का। अब देखिए यहाँ पे लाइकेज की बात करें, तो लाइकेज एंजाइम का उपयोग कर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है, संवाहक के साथ जोड़ने का काम करता है। देखो दो डीएनए जो आपको प्राकृतिक डीएनए है, पॉलीमरेज और लाइकेज। पॉलीमरेज का उपयोग हम आकृति बनाने के लिए करते हैं, और लाइकेज का उपयोग क्या करते हैं, प्रतिजैविक प्रतिरोधी के जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आप ये, रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए रासायनिक विकास क्या, 16 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक विकास क्या है, ठीक है ना। रासायनिक विकास, देखिए रासायनिक विकास के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति परमाणुओं की जोड़कर अणु बनाने। देखिए रासायनिक विकास के मतलब समझिए, जैसे कि आज के जमाने में कहते हैं हमारे पास परमाणु बम है, वो भी एक प्रकार का विकास ही है। आप सोचो भाई, अणु अणु परमाणु जोड़कर एक बम बना दिया, तो बड़ा विकास हुआ, उस पर इतना खर्चा हो रहा है, उससे विकास ये कहलाएगा कि आप पर कोई रोड़ा नहीं डालेगा, आपके काम में कोई कोड़ा नहीं डालेगा, आपके काम में कोई बाधा नहीं बन सकता है, क्योंकि जानता है कि इसके पास परमाणु बम है, ज्यादा इससे उलझेंगे तब परमाणु मार देगा, हमारा खत्म कर देगा। एक प्रकार का विकास में सहायक है। तो रासायनिक विकास से आप क्या समझते हो, सिंपल समझिए, रसायन के माध्यम से अणु परमाणु को जोड़कर, ठीक है, उससे बम बनाए जाते हैं, बारूद गोला बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, परमाणु बम बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा परमाणु बम बनते हैं, नाभिकीय विखंडन के माध्यम से बनते हैं, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े बम बनाए जाते हैं, बहुत सारा बम है। मेन तो आपको समझिएगा परमाणु बम, ठीक है। तो ही कहा गया है रासायनिक विकास के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाने, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणु से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, क्योंकि आपको पता है कार्बनिक यौगिक का निर्माण किस अणु या परमाणु द्वारा होता है, वही कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अणुओं से कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर बड़े कार्बनिक अणु और उसके संघनन से प्रथम प्रथम जीवन प्रथम जीवन संचालन की उत्पत्ति होती है। एक प्रकार का भी विकास है कि हमारा परमाणु बम बन रहा है, इससे माध्यम से, इससे बना बनाकर, तो भी हमारे पास एक प्रकार का विकास ही हो रहा है। चलिए विकास तो नहीं हो रहा है, एक बार खतरनाक भी है और विकास भी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रोग का प्रकाश यहाँ पे प्रसार कैसे होता है, प्रसार मतलब फैलता कैसे। अगर कोई भी बीमारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं किया कोई बीमारी, रोग का प्रसार कैसे होता है, किस प्रकार से फैलता है। तो रोग बेसिकली क्या होता है, हो सकता है कि सीधे संपर्क, अगर जैसे किसी को हम किसी को बीमारी है, किसी को भी उसके साथ डायरेक्ट आप बातचीत कर रहे हो, यानी डायरेक्ट संपर्क से। हो सकता है जो इसके पास बीमारी उसके साथ खाना खा रहे हो सकता है जो खाना खा के छोड़ा उसको आप खा रहे हो, ये भी हो सकता है।
हमारा क्या है, संक्रमित रोग से सीधा संपर्क में आने से, यानी कि सीधा आप उसके साथ संपर्क में आ रहे हो, उसको बिना आप मास्क लगाए, बिना हाथ में कुछ लगाए डायरेक्ट उससे आप बातचीत कर रहे हो, तो आपको रोग हो सकता है। सेकेंड है कि रोगाणुवाहक जैसे कि मच्छर, यहाँ पे मक्खी आदि द्वारा। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को बीमारी है उसको आप खून चूस के आएगा और वही खून या लगैले आएगा, डंक मार देगा आपके साथ, यानी कि उसमें खून थोड़ा सा उसके डंक में है और आपके शरीर में आ जाएगा, इसके माध्यम से हो सकता है। अगला है संक्रमित, यानी संक्रमित पेय या खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने से, यानी कि जो खराब खाद्य पदार्थ है उसको आप ग्रहण करेंगे तो आपका ये बीमारी, कुछ भी बीमारी फैल सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में बताइए। देखिए रेबीज बीमारी बेसिकली बहुत खतरनाक होता है और ये बेसिकली कुत्ते बिलाइयों में होता है, जानवरों में पाया जाता है रेबीज बीमारी और बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी को रेबीज बीमारी हो गया तो कुत्ता बन जाएगा, अगर आदमी को भी अगर हो गया ना तो बेसिकली कुत्ता की तरह व्यवहार करने लगेगा, क्योंकि कुत्ता और बिल्लियों में यह देखने को मिलता है और ये बेसिकली कुत्ता और बिल्ली काटने से ही रेबीज बीमारी फैलता है। तो कारण क्या है, कुत्ता और बिल्ली के काटने से हमारा रेबीज बीमारी फैलता है, तो कारण समझ में आ गया। लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा भाई इसका रेबीज बीमारी हो चुका है, तो याद रखना यहाँ पे हाइड्रोफोबिक निगलने में कठिनाई, हाइड्रोफोबिक निगलने में कठिनाई हो सकता है आपको, तो पता चल जाएगा रेबीज बीमारी हो चुका है। इसीलिए बोलते हैं कुत्ता अगर बिलाई काटे तो फटाक से इंजेक्शन ले लीजिए ढोरी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है नियंत्रित कैसे कर सकते हैं इसको, सिंपल है कि आपको जो कुत्ता बिलाई है उसके उसके प्रति टीकाकरण करवाइए, ठीक है ना, उसको आप दवाई दीजिए, क्योंकि देखिए पहले जो आप यथी होता था, क्या बोलते हैं, एक फैलता था, क्या बोलते हैं उस दवाई घूम घूम के पियाता नहीं है उसको, फलेरिया का, फलेरिया का दवाई होता है या पैरालिसिस का दवाई होता है, जो पियाया जाता है। तो याद रखना रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण, यानी कि जिस जंतु में यह रेबीज बीमारी पाया जाता है उसके विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए पूरे घूम घूम कर, जिस तरह से आपको आप ये पोलियो का टीका होता है, पोलियो का जानते हैं, पोलियो का दवाई पिया जाता है सबको घूम घूम कर, उसी प्रकार से इसको भी देना चाहिए ताकि किसी को काटे तो रेबीज बीमारी ना फैले, और रेबीज बीमारी फैल गया तो बचना मुश्किल है, याद रखें। तो रेबीज बीमारी कुत्ता बिल्लियों काटने से होता है, इसका आप ये हाइड्रोफोबिया, निगलने में कठिनाई, और इसके रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो रेबीज जंतुओं के रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए निम्नलिखित में से 3 क्वेश्चन दे रखा है, 3 क्वेश्चन आपको दिया है। सबसे पहले सत्य फल क्या है, आप ये अनिश्चित फल क्या है, और बहुभ्रूणता क्या है, 3 का डेफिनेशन पूछा जा रहा है आपसे। मैं तीनों का डेफिनेशन लिखता हूं, मानो तो एक प्रकार का 19 नंबर क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन आपको इन्वॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सत्य फल क्या है। तो सत्य फल की बात करें तो सत्य फल होता क्या है समझिए, जिस फल के निर्माण में फल के फूल का अंडाशय ही भाग लेता है, यानी कि जिस फल के निर्माण में, कौन फल बताता हूं, जैसे आम हुआ, अंगूर हुआ, ये सबके फल के निर्माण में, यानी कि जिस फल के निर्माण में फल जो होता है, फल के फूल ही अंडाशय में भाग लेता है, फल के फूल ही अंडाशय में भाग लेता है, ठीक है ना, भाग लेता है, इसे सत्य फल कहा जाता है, जैसे कि आम अंगूर, ठीक है ना। और सेकेंड पॉइंट की बात करें 2 नंबर, तो अनिषेक जनित फल क्या है, तो अनिषेक जनित फल के कुछ पौधे में निषेचन के बिना ही फल क्या हो जाता है, फल का निर्माण होता है, बिना निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, जैसे कि आप ये ऐसे फल को अनिषेक जनित फल कहा जाता है, जैसे कि आपको बात करें केला, केला में क्या होता है, बिना निषेचन के बिना ही फल बन जाता है। वही कहा कुछ पौधे में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है, उसे हम अनिषेच जनित फल कहते हैं, जैसे कि केला, ठीक है। और हमें बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता की बात करते हैं, तो जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम कहते हैं भ्रूण हो भ्रूण हो तो इस अवस्था को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे कि नींबू, समझिएगा नींबू में जो होता है एक बीज होता है, उसके बहुत सारा छोटे 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 उसी होता है, वही कहा एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण होता है, क्योंकि देखिएगा नींबू जब तोड़िएगा तो एक जवा के रूप में निकलता है, अच्छा के उसमें बहुत छोटी 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 आपको निकलता है, तो वही कहा गया कि जब एक बीज में या एक बीज के अंदर अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे कि नींबू की बात करें। तो सत्य फल क्या है, वैसे फल जिसका निर्माण फल के फूल का अंडाशय ही भाग लेता है, सत्य फल कहलाता है, जैसे कि आम अंगूर हो गया। अनिषेच जनित फल क्या, वैसे पौधे जिसमें बिना निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है, उसे हम अनिषेच जनित फल कहते हैं, जैसे कि केला।
बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता सिंपल होता है कि एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे कि नींबू। ठीक है, और तीनों का डिफिनेशन बहुत ईजी है, सटीक लाइन में लिखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका इंग्लिश वर्जन है मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और यहां से आप नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? 20 नंबर क्वेश्चन है कि हमें जन्मजात रोग को परिभाषित करें। देखिए, जन्मजात रोग ऐसा रोग होता है जो जन्म से चले आता है। देखिएगा, किसी किसी व्यक्ति में आप ये चीज आप नोटिस कीजिएगा, जन्मजात रोग की बात कर रहे हैं, अगर उसके पिताजी अगर किसी कारण अंधे हैं या बहरे हैं या लांगर है, मतलब किसी प्रकार के, तो उसका बेटा भी ऐसा हो जाता है। तो जन्मजात रोग उसे कहते हैं। तो ऐसे रोग, वैसे रोग जो जन्म से ही हो, जन्मजात रोग कहलाते। जैसे कि आपको बात करें, अंधापन, बहरापन, कोई व्यक्ति अंधा है, कोई व्यक्ति बहरा है, इस कारण से वह जन्मजात रोग कहलाता है, यानी कि जन्म से ही उत्पन्न होता है, यानी कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी यह फैलते जाता है, उसी को जन्मजात रोग कहा जाता है। यह आपको 20 क्वेश्चन मेरे दोस्त क्लियर हो चुका है। लेक्चर 2 में 11 नंबर क्वेश्चन से 20 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा मेरे दोस्त आपके लिए लेक्चर नंबर 3 21 नंबर क्वेश्चन से चालू होगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन करके आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। ठीक है ना? तो ये लेक्चर नंबर 2 था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पीडीएफ नोट्स बन चुका है, सभी क्वेश्चन का नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।